जहां कंकड़बाग इलाके में देर रात ज्वेलर्स ओनर पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। ज्वेलर्स दुकान के मालिक दीपक दुकान का आगे का शटर बंद कर अंदर बैठे थे और इसी दौरान एक बदमाश पीछे के रास्ते से दुकान में घुस आया। जद्दोजहद के बाद दीपक के पेट में गोली लग गई। घटना के बाद बदमाश मौके पर पिस्टल छोड़कर फरार हो गया। घायल दीपक की निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, मैगजीन और 3 कारतूस बरामद किए हैं। एसडीपीओ सदर वन मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां सालिमपुर थाना क्षेत्र के मंझौली पंचायत के शाहपुर गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। घटना की जांच के लिए एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक की पहचान खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवासी वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार मंझौली पंचायत के मुखिया के रिश्तेदार सोनू कुमार, अजीत कुमार और सुजीत कुमार उसे घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी बात सर, 2 लड़का बुला के लाए कि चलिए मुखिया जी बुलाता है आपको, समझ ले सर। हम गाय दूर रहे थे तो जी पर कहो कि सवेरे कहाँ जाऊँ जाए बेटा, तो क्या वही बोलवा थे मुखिया जी, उनका भागना था, मुखिया जी के भागना का नाम वही नहीं हम जाना है। अभी घटना हुआ ऐसे घर पर सवेरे उनको भागना है, जो गया जी कि चलिए मुखिया जी बुला रहे हैं। कौन मुखिया जी? जुलमी मुखिया। कहाँ के? शाहपुर के जी। और उसके बाद है जो 10 मिनट के बाद हम घर पर खबर हुआ कि जो मैटर हो गया जी। क्या नाम है इनका? बीरू यादव। तो कैसे हत्या किया गया है इनका? गोली लगा हुआ। कितना गोली मारा गया? क्या गोली? हमने गोली देखा लिया, 2 गोली जी। तो कहाँ पे गोली मारा गया इनको? मुखिया जी के घर पर जी। तो कौन इनको बुला के ले गए? मुखिया जी के भागना। एक बीरू नाम वीरेंद्र कुमार और बीरू यादव जो लोदीपुर गांव के रहने वाले हैं, उनकी हत्या की सूचना मिली तो हम लोग आए यहाँ पे। डेड बॉडी को मतलब पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा करके पोस्टमार्टम पे भेज दिए हैं। बाकी संजीव पर छापेमारी कर रहे हैं हम लोग। हत्या का कुछ कारण भी सर पता चल पाया सर? आपसी थी है, दोनों मृतक और ये अभियुक्त सब आपस में दोस्त थे, उठना बैठना लोग साथ ही रहता था। और इसी बीच आपको बड़ी खबर नवादा से बताते हैं, जहां घर में डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद घर में रही बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारदी डीह गांव की है। घर से जब बुजुर्ग महिला नहीं निकली तब लोगों ने खोज खबर ली, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। मृतक महिला की पहचान नारदी डीह गांव निवासी मुनि मिस्त्री की पत्नी कुमारिया देवी के रूप में हुई है। डकैतों ने बीती रात घर से करीब 10 लाख की डकैती की और विरोध करने पर हाथ पैर बांधकर महिला की पीट कर हत्या कर दी। नाराज लोगों ने शव के साथ नारदीगंज बाजार में आगजनी की और सड़क जाम कर दिया। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम पहुंची और सबूत जुटाते हुए जांच शुरू कर दी गई है। जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया उस समय महिला घर में अकेली थी। घर में डकैती के दौरान हत्या की इस पहली वारदात से लोग खौफ में हैं और पुलिस प्रशासन से नाराज दिख रहे हैं। हमारी पंचायत में पहली बार घटना है कि डकैती में आज तक मर्डर नहीं हुई है। बहुत ही कारण क्या हो सकता है? ये सब जो घटना हो रहा है, 1-2 और चोरी वोरी हुआ है नारदीगंज में। इधर तो चोरी बढ़ गई है नारदीगंज पंचायत, खास करके मार्केट में। उसकी जांच होनी चाहिए। और क्या आपके तरफ से क्या आश्वासन है लोग को? प्रशासन से आशा करते हैं कि जांच करके कार्रवाई को किया जाए। और अब मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि 34 कट्ठा जमीन बेचने का अग्रीमेंट करने और करोड़ों रुपए का भुगतान लेने के बावजूद महज 9 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री की गई। और इस मामले में जमीन कारोबारी राकेश कुमार ने काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने 12.45 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी करीब 7.05 करोड़ रुपए की रकम और शेष जमीन न मिलने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी घनश्याम पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। करोड़ों के इस जमीन सौदे ने मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबार की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि पूरे मामले में आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया में स्पष्ट होगी। फिलहाल करोड़ों रुपए के इस कथित जमीन फर्जीवाड़े की जांच पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मामला 2022 का है। 2022 21 जनवरी 2022 का मामला है। विजय सिंह, जय घनश्याम पटेल, बेबी पटेल, अर्चना सिन्हा, चारों ने मिलकर मेरे साथ एक एग्रीमेंट अपने जमीन का किया, जिसमें 50 लाख रुपया इन्होंने एडवांस वन टाइम लिया। उनको 50 लाख एडवांस देने के बाद जमीन बिक्री करना शुरू किया। 2022 से लेकर 2026 के बीच में इन्होंने लगभग 12 करोड़ 45 लाख रुपया नगद और खाता अंतरण से ट्रांसफर अपने अपने इनको बोला ट्रांसफर करा दिया गया। उसके बाद इन्होंने कुछ जमीन लगभग 8.5 कट्ठा के करीब जमीन इन्होंने लिखा। लगातार 1 साल से जमीन नहीं लिखने के कारण हमको 10/8/2026 को FIR करना पड़ा। जमीन एग्रीमेंट कराया गया, जमीन टोटल 2 पार्ट में एग्रीमेंट कराया गया, 35 कट्ठे का एग्रीमेंट कराया गया। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपे जाने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। इसी बीच भरत की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पैसे या नौकरी नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। आशा देवी ने सरकार से मांग की है कि भरत तिवारी को 15 अगस्त के अवसर पर शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने मामले में आरोपी बताए जा रहे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये मांग बेटे जी मरले बजे कर हाथ वगैरह फांसी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ मांगने की हमारे ये चाहिए, फांसी चाहिए बस भैया, फांसी की सजा होना चाहिए और कुछ नहीं। सब नहीं शायद नहीं, अभी तो नहीं है। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए भैया को, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान दिया है, अपना कुर्बानी दी है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी के नए तरीके अपना रहे हैं। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके में घोड़े से शराब की तस्करी का नया खेल का खुलासा किया गया है। पुलिस ने तकरीबन 200 बोतल विदेशी शराब की खेप को पकड़ा है। साथ ही शराब तस्करी कर रहे घोड़े को भी पकड़कर थाने ले आई है। फिलहाल तस्कर की तलाश पुलिस की टीम कर रही है। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे, आज पूरा देश 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। लाल किले की प्राचीर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार ध्वजारोहण किए। इसके साथ ही MI-17 हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस साल हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री के आगमन पर वंदे मातरम की लाइव प्रस्तुति और गूंज भी सुनाई दी। और इसीलिए आज इस बार का जो जश्न था लाल किले पर, वो काफी ज्यादा खास रहा, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे भी हुए और इसीलिए इतिहास में पहली बार ऐसा दृश्य दिखा जब लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे तो उनके आगमन पर वंदे मातरम की लाइव प्रस्तुति दी गई और वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज ये जश्न की तस्वीरें हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार लगातार ध्वजारोहण किया है। और आपको बता दें कि जब वो ध्वजारोहण हो रहा था तो उस वक्त हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस साल हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर यह नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री के आगमन पर वंदे मातरम की लाइव प्रस्तुति और गूंज सुनाई दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के बाद लाल किला में मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की, जिसके बाद बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बच्चों को कैसा लगा, आप खुद देखिए। इस वक्त में मैं लाल किला में हूं और लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की हैं देश के लिए। उन्होंने कहा कि देश को दिमागी नक्सलियों से बचना होगा, ये समाज को भटका रहे हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, पार्टियां राजनीति न करें। इसके साथ साथ
देश जो है किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, इन तमाम मसलों पे कह रहे थे। अब अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 76 मिनट तक उन्होंने देश को संबोधित किया और लाल किला के प्राचीर से युवाओं के बारे में, देश के बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में उन्होंने आज पूरे राष्ट्र को बाकायदा संबोधित किया है। देखा जा सकता है काफ़ी युवा यहाँ पे, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे, बहुत युवा जो है बाकायदा वो बेहद खुश थे। कुछ युवाओं से भी बातचीत करते हैं, कुछ युवा हमारे साथ में हैं। आज प्रधानमंत्री आकर के छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत कर रहे थे, क्या आपकी प्रतिक्रिया? अच्छा लगा काफ़ी, उन्होंने काफ़ी सलाहें वगैरह दी ज़िंदगी को लेके, देश को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उसकी प्रगति में कैसे हम हिस्सा ले सकते हैं। तो काफ़ी जान के अच्छा लगा, देश कहाँ किस मोड़ पे जा रहा है ये काफ़ी बताया उन्होंने। कुछ क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जब जेनजी से मिल रहे हैं, युवा से मिल रहे हैं, उनके जो बच्चों के बीच में जो खुशियाँ हैं वो देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा लगा, हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला NSS ऑफिसर के। क्या कहना चाहोगे सर? मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमसे आके मतलब कि नीचे मिले, तो मतलब कि वो हमें मतलब कि इतने बड़े पद पे हो गए और हम सबसे मिले, हाथ मिलाया, तो वो सिंपलिसिटी उसे कर रहे हैं कि मतलब कि इतने उस लेवल पे जाके भी वो अभी भी हमारे बारे में इतना सोचते हैं और युवा के बारे में सोचते हैं। असम राइफल्स, एयरफोर्स के जवान वो यहाँ से जाते हुए, और एक तरह से कहा जा सकता है इनके बीच में इनका उत्साह भी काफ़ी आज बनता था। एक महिला से भी बात करना चाहते हैं जो बिहार के जीरादेई से आया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गांव से हूँ मैं। तो मैं अपने स्कूल में एक गाना राष्ट्रीय गीत गाती थी झंडा फहराने के टाइम में। तो मुझे आज जोश आया कि मैं यहाँ लाल किला में ही गाऊँ कि हमारे गांव, हमारे देश, सबको ये तो हो कि यहाँ तक पहुँच गए। सर आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज मोदी जी आए थे हम सारे बच्चों के बीच में, बहुत अच्छी बात थी और उन्होंने सबको बताया कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बन जाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि हमने 12 से 15 सालों में क्या किया है, एक हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है और सर बहुत सारी चीज़ें हुई है। सर भारत में जो आज का युवा है वो भी अपना सहयोग दे सकता है। विकसित भारत में अगर हम सब अपना जैसे सर ने स्वच्छता की भी बात रखी, तो अगर हम स्वच्छता अभियान को प्रमोट करेंगे और अपनी तरफ से जितना हो सकता है अगर हम लोग करेंगे, तो फिर विकसित भारत हम लोग ला सकते हैं। तो विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सप्तधारा की शक्ति का आह्वान किया। देखें वो कौन कौन सी 7 शक्ति है जिससे भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। सप्तधारा की बात करता हूं। सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही हैं और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है।
हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद और माओवाद के मुद्दे पर सरकार की नीति और आगे की चुनौती को लेकर भी बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि हथियार वाले नक्सली तो अब खत्म हो गए हैं, लेकिन दिमाग वाले नक्सली अभी भी देश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश को हिंसा में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्हें पहचानना और अलग थलग करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्षों तक माओवादी सोच वाले लोग देश की सत्ता में जगह बनाकर बैठे रहे और उन्होंने सरकारों की नीतियों को भी प्रभावित किया। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार ध्वजारोहण किया और इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी भी ली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और ये भी कहा कि स्कूल कॉलेज में पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाया। लोक सेवक आवास के नेक संवाद सभागार में सीएम सम्राट चौधरी ने सभी से मुलाकात की और
स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। इस दौरान एनडीए के घटक दल के नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस पहल की तारीफ की गई और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिठाई का डब्बा भी दिया गया। के सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनको बुला करके एक एक व्यक्ति से मिले हैं और सबों का संवाद भी सुने हैं, सबों का स्वागत भी स्वीकार किए हैं और मिठाई भी खिलाए हैं। तो आज के इस पर्व के दिन पर इस तरह का व्यवहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किया गया है, हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को जो सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने आवास पर दिया गया है, इसके लिए पूरा कार्यकर्ता उनका आभारी है। ये मीट टुगेदर का जो कार्यक्रम एक नई शुरुआत हुई है, एक अच्छी परंपरा है। कार्यकर्ता को इससे हौसला अफजाई होता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और उसको लगता है कि ये सरकार अपनी है, सरकार में बैठे मुख्यमंत्री अपने हैं, सरकार के मंत्री अपने हैं और यही कार्यकर्ता की भावना है, कार्यकर्ता यही चाहता भी है। देखिए, ये इस गठबंधन की सबसे बड़ी खासियत है कि हर अवसर पर मिलना जुलना, एक दूसरे को शुभकामनाएं, बधाई देना, ये परम। झारखंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर रौनक देखी जा रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधित किया। ध्वजारोहण से पूर्व पहली बार राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रीय गीत का गायन हुआ। मोरहाबादी मैदान में सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान जब पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे ध्वजारोहण किया, उस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रांची में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। सीएम हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराने के साथ ही जनता को संबोधित भी किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी लोगों के सामने रखी।